क्वेश्चन नंबर 1, विच स्मॉल इंटेस्टाइन सेगमेंट कनेक्ट्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन? ऑप्शन ए जिजनम, ऑप्शन बी ड्यूडेनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी सीकम। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा सेगमेंट है जो कि इसको कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, जिजनम, ड्यूडेनम, इलियम और सीकम। तो इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा सेगमेंट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इलियम। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिजनम, ड्यूडेनम और इलियम। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम होता है, मिडिल वाला जिजनम है और जो लास्ट पार्ट होता है वो इलियम होता है। और जो इलियम होता है ये कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जो इसका सेगमेंट है इलियम सेगमेंट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग CT स्कैन पैरामीटर्स अफेक्ट द इमेज क्वालिटी एंड पेशेंट डोज ट्रेड ऑफ? ऑप्शन ए डिटेक्टर साइज, ऑप्शन बी ट्यूब करंट, टाइम प्रोडक्ट MAS, ऑप्शन सी पेशेंट्स एज, ऑप्शन डी रूम टेम्परेचर। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि CT स्कैन के वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि इमेज क्वालिटी और पेशेंट डोज को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इस पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, डिटेक्टर साइज, ट्यूब करंट, टाइम प्रोडक्ट, ठीक है, पेशेंट्स एज और रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्यूब करंट टाइम प्रोडक्ट, यानी कि MS। CT स्कैन में जो ये MS होता है, यानी कि ट्यूब करंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है इमेज क्वालिटी को और पेशेंट डोज को। जितना ज़्यादा ट्यूब करंट होगा उतना ज़्यादा पेशेंट डोज होगा। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है CT स्कैन के, ट्यूब करंट और टाइम, ये इफेक्ट डालते हैं इमेज क्वालिटी और पेशेंट डोज पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ऑप्शन बी टू क्रिएट 3D इमेजेस ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी टू एलिमिनेट नॉइज इन अल्ट्रासाउंड इमेजेस, ऑप्शन डी टू मेजर टिश्यू डेंसिटी। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछे गए कि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में डॉपलर इफेक्ट का क्या काम होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। दोस्तों अल्ट्रासाउंड में जो डॉपलर इफेक्ट होता है उससे हम जो ब्लड की जो स्पीड होती है और जो डायरेक्शन होता है उससे हम पता लगाते हैं कि किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है और किस स्पीड से फ़्लो कर रहा है। आपने अल्ट्रासाउंड में देखा होगा कि कई बार एक कलरफुल इमेज आती है स्क्रीन पर। ठीक है, तो जो कलरफुल स्क्रीन होती है वो यही शो करती है कि इसमें ब्लड फ्लो इसमें दिखाता है। इसमें जो रेड कलर होता है इसका मतलब होता है कि जो ब्लड फ्लो का जो डायरेक्शन है वो ट्रांसड्यूसर की तरफ है, और अगर नीला कलर आ रहा है इसमें तो इसका मतलब है कि जो ब्लड फ्लो है वो ट्रांसड्यूसर से दूर फ्लो कर रहा है। तो ये इसमें कलर कोडिंग होती है। दोस्तों डॉपलर इफेक्ट का यूज़ मेनली ब्लड वेसल्स को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। अगर किसी पेशेंट में कोई ब्लॉकेज वगैरह होती है तो उसके लिए ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्रीफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन? ऑप्शन ए 10 इंचेस 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 फीट 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 फीट 3 मीटर्स, ऑप्शन डी 25 फीट 7.5 मीटर्स। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एवरेज लेंथ होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, 10 इंचेस, 2 फीट, 10 फीट और 25 फीट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 25 फीट या फिर 7.5 मीटर्स। दोस्तों ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है एवरेज, वो 25 फीट तक होती है और ये मीटर में 7.5 मीटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज क्लोजेस्ट टू द स्टमक? ऑप्शन ए ड्यूडेनम, ऑप्शन बी जिजनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी सीकम। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है जो कि स्टमक के सबसे क्लोज होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ड्यूडेनम। दोस्तों ड्यूडेनम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है स्टमक के, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टमक के बाद ही शुरू होती है और उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो ड्यूडेनम होता है, उसके बाद आता है जिजनम और लास्ट में जो होता है वो इलियम होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट होता है वो ड्यूडेनम होता है जो कि स्टमक के क्लोज होता है।
क्वेश्चन नंबर 6, इन सीटी इमेजिंग व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पेशेंट रेडिएशन डोज? ऑप्शन ए स्कैटर रेडिएशन, ऑप्शन बी प्राइमरी रेडिएशन, ऑप्शन सी ग्रिड रेशो, ऑप्शन डी एक्सपोजर टाइम। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि सीटी इमेजिंग में जो पेशेंट रेडिएशन डोज होता है उसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्कैटर रेडिएशन, प्राइमरी रेडिएशन और ग्रिड रेशो और एक्सपोजर टाइम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राइमरी रेडिएशन। दोस्तों सीटी इमेजिंग में जो प्राइमरी सोर्स होता है पेशेंट रेडिएशन डोज का वो प्राइमरी रेडिएशन ही होता है। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी रेडिएशन उसको कहा जाता है जो कि एक्सिट ट्यूब से डायरेक्ट रेडिएशन निकलती है। ठीक है, तो उसको प्राइमरी रेडिएशन बोला जाता है, और जब पेशेंट में एंटर होने के बाद स्कैटर होती रेडिएशन उसको सेकेंडरी रेडिएशन बोला जाता है। और जो एक्सिट ट्यूब से जो लीकेज रेडिएशन होती है उसको भी सेकेंडरी रेडिएशन में ही काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन द पिच वैल्यू अफेक्ट पेशेंट डोज इन ए हेलिकल सीटी स्कैन? ऑप्शन ए हायर पिच रिड्यूसेस डोज, ऑप्शन बी लोअर पिच रिड्यूसेस डोज, ऑप्शन सी पिच डज नॉट अफेक्ट डोज, ऑप्शन डी पिच इंक्रीजेस डोज। दोस्तों क्वेश्चन में पूछी गई है कि जो पिच वैल्यू होती है वो किस तरह से पेशेंट डोज को अफेक्ट करती है इन हेलिकल सीटी स्कैन। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लोअर पिच रिड्यूसेस डोज। दोस्तों सीटी स्कैन में पिच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर हम हायर पिच का यूज़ करते हैं तो उस केस में जो पेशेंट रेडिएशन डोज होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर हम लो पिच का यूज़ करते हैं तो उससे जो डोज होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमें सीटी स्कैन में हमेशा लो पिच का यूज़ करना चाहिए टू रिड्यूस द पेशेंट डोज। दोस्तों जब हम हायर पिच वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो स्लाइसेस होती हैं सीटी स्कैन में उसमें गैप आ जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट डोज होता है वो बढ़ जाता है। और जब हम लोअर पिच वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो जो स्लाइसेस होती हैं वो ओवरलैप करती हैं, जिससे कि जो पेशेंट डोज होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हमें सीटी स्कैन में हमेशा लो पिच का यूज़ करना चाहिए जहाँ भी पॉसिबल हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल AEC in CT scans? Option A, to automatically select the patient's position. Option B, to optimize the contrast of the CT images. Option C, to adjust tube current based on the patient anatomy and desired image quality. Option D, to provide automatic contrast injection. दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीटी स्कैन में ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल यानी कि AEC का क्या पर्पज़ होता है यानी कि उद्देश्य होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू एडजस्ट ट्यूब करंट बेस्ड ऑन पेशेंट एनाटॉमी एंड डिजायर्ड इमेज क्वालिटी। दोस्तों जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल होता है उसका काम यही होता है कि वो पेशेंट के साइज और वेट के हिसाब से जो डिजायर्ड ट्यूब करंट होता है उसको सेलेक्ट कर देता है, जिससे कि जो डिजायर्ड इमेज क्वालिटी है वो हमें मिलती है। यानी कि ऑटोमेटिकली देख लेता है कि पेशेंट के हिसाब से कि कोई अगर पेशेंट मोटा है या पतला है तो उसके हिसाब से जो MS होता है उसको सेलेक्ट कर लेता है और उसके हिसाब से जो हमारी इमेज क्वालिटी है वो अच्छी आती है। तो उसका ये फ़ायदा होता है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल का। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ वेव इज़ यूज्ड इन अल्ट्रासोनोग्राफी? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन बी एक्सरे रेडिएशन, ऑप्शन सी साउंड वेव्स, ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेडिएशन। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्ट्रासोनोग्राफी में किस टाइप की वेव का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी साउंड वेव्स। दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राफी में यानी कि अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इमेज को क्रिएट करने के लिए इसमें जो ट्रांसड्यूसर होता है जिसको प्रोब भी बोला जाता है, इसमें साउंड वेव्स निकलती हैं जो कि पेशेंट की बॉडी में जाती हैं और वहाँ से इमेज क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? ऑप्शन ए टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन सी टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी टू स्टोर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाई और माइक्रोविलाई होती है इनका क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर छोटा सा कट पीस लेकर उसको माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए तो उसमें हमें
बिलाई देखेंगे जो कि एक बाल जैसे होते हैं, यानी कि आपको देखने में ये ब्रश जैसा लगेगा जिसमें छोटे छोटे बाल टाइप के होते हैं, ठीक है। और इन बाल को भी अगर काट के एक माइक्रोस्कोप में देखा जाए और फोकस करके, तो उसमें जो और छोटे छोटे बाल आपको दिखाई देंगे, इसको माइक्रोबिलाई बोला जाता है। और इनका फंक्शन होता है वो यही होता है कि जो सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए उसको ये बढ़ाते हैं। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो हो पाए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एक्स-रे ट्यूब हाउसिंग? ऑप्शन ए टू जनरेट एक्सरेज, ऑप्शन बी टू कूल द एनोड, ऑप्शन सी टू कंट्रोल एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन डी टू शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन लीकेज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स-रे ट्यूब में जो हाउसिंग होती है उसका क्या पर्पज़ होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टू शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन लीकेज। तो उससे एक्स-रे ट्यूब में जो आउटर कवरिंग होती है, एक्स-रे ट्यूब के बाहर जो मेटल की जो कवरिंग होती है उसको एक्स-रे ट्यूब हाउसिंग बोला जाता है। और उसका काम यही होता है कि जो रेडिएशन लीक होती है, यानी कि रेडिएशन जो लीकेज होती है उसको ये उसके अगेंस्ट ये शील्ड करता है, यानी कि जो लीकेज रेडिएशन होती है उसको बाहर जाने से ये रोकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टू शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन लीकेज। क्वेश्चन नंबर 12, where does the majority of nutrient absorption take place in the small intestine? ऑप्शन ए duodenum, ऑप्शन बी jejunum, ऑप्शन सी ileum, ऑप्शन डी cecum। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर होता है, यानी कि किस पार्ट में होता है। तो यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं duodenum, jejunum, ileum और cecum, तो आपको बताना है कि कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में जो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जोजिनम। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल पार्ट होता है जोजिनम होता है और सबसे बड़ा भी होता है, और जो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है वो इसी पार्ट में होता है, यानी कि जोजिनम में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोजिनम। दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े जो क्वेश्चन हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो आरआरबी यानी कि जो रेलवे एग्जामिनेशन होता है उसमें भी ये इससे जुड़े जो क्वेश्चंस है वो आ चुके हैं, इसलिए मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े जो क्वेश्चंस है वो इसमें दिए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन टू स्टिमुलेट द पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकागोन, ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन डी लैप्टिन। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करने के लिए। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हार्मोन रिलीज़ होता है पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करने के लिए वो हार्मोन है CCK, यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ CT स्कैन इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट पेशेंट डोज? ऑप्शन ए हेड CT, ऑप्शन बी एब्डोमिन पेल्विस CT, ऑप्शन सी चेस्ट CT, ऑप्शन डी बोन CT। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टाइप का जो CT स्कैन है वो हायर पेशेंट डोज से एसोसिएटेड होता है, यानी कि जुड़ा होता है, यानी कि इसमें से किस स्कैन में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट को डोज होगी वो मिलेगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एब्डोमिन एंड पेल्विस CT। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हेड CT, एब्डोमिन पेल्विस CT, चेस्ट CT, बोन CT, इन सब में जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन डोज जाएगी पेशेंट को वो एब्डोमिन और पेल्विस के केस में जाएगी, क्योंकि एब्डोमिन पेल्विस में हमारी जो बॉडी होती है उसमें हमारे जो बोन और मसल्स वगैरह होती हैं वो थिक होती हैं। तो बेटर इमेज क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो CT स्कैन है वो इस एरिया में जो डोज होती है वो बढ़ा देता है। तो एब्डोमिन और पेल्विस के केस में जो रेडिएशन डोज होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि जो पेशेंट डोज है वो भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग? ऑप्शन ए 1 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 10 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 1 किलो हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन डी 1 मेगा हर्ट्ज टू 15 मेगा हर्ट्ज। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेडिकल इमेजिंग में जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन डी 1 मेगाहर्ट्ज टू 15 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है और जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है अल्ट्रासाउंड में वो 1 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द टर्म फॉर द फिनोमिनन वेयर साउंड वेव्स बाउंस ऑफ एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट टिश्यूज? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फिनोमिनन को, उस टर्म को क्या बोला जाता है जिसमें जो साउंड वेव होती है दो डिफरेंट टिश्यूज़ के बीच में बाउंस ऑफ होती है यानी कि टकराती है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है रिफ्लेक्शन। दोस्तों जब कोई साउंड वेव किसी एक टिश्यू से टकरा के वापस आती है तो उसको उस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ये जो फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन, ये अल्ट्रासाउंड में यूज़ किया जाता है। इसको अल्ट्रासाउंड में जो प्रोब होता है यानी कि जो ट्रांसड्यूसर होता है वो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे टिश्यूज़ में जाता है और डिफरेंट टिश्यू से टकरा कर वापस आता है और जो साउंड वेव वापस आती है ट्रांसड्यूसर उनको कैप्चर करता है और उनको इमेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज द एनोड टारगेट इन एक्स-रे ट्यूब्स? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी लेड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स-रे ट्यूब में जो एनोड टारगेट होता है उसमें कौन से मटेरियल का कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी टंगस्टन। दोस्तों एक्स-रे ट्यूब में जो एनोड टारगेट होता है वो टंगस्टन का बना होता है क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है एक्स-रे ट्यूब में एज ए एनोड टारगेट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैक्टिल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी इम्यून डिफेंस, ऑप्शन सी फैट एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लैक्टिल्स होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी फैट एब्जॉर्प्शन। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लैक्टिल्स होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन फैट को एब्जॉर्ब करना होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी फैट एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग पेशेंट डोज इन सीटी स्कैन्स? ऑप्शन ए ट्यूब वोल्टेज यानी कि केवी, ऑप्शन बी ट्यूब करंट यानी कि एमए, ऑप्शन सी स्लाइस थिकनेस, ऑप्शन डी स्कैन टाइम। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट डोज को कम करने में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं सीटी स्कैन में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्यूब करंट यानी कि एमए। दोस्तों जो ट्यूब करंट होता है यानी कि जो एमए होता है वो डिसाइड करता है कि कितनी ज़्यादा रेडिएशन एमिट होगी, यानी कि जितना ज़्यादा ट्यूब करंट होगा उतना ज़्यादा रेडिएशन एमिट होगा। तो ये ट्यूब करंट डिसाइड करता है कि जो डोज कितनी जाएगी पेशेंट को। तो इसका ये राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्यूब करंट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है पेशेंट रेडिएशन डोज में सीटी स्कैन में। दोस्तों पेशेंट रेडिएशन डोज कम करने के लिए हम स्कैन टाइम भी कम कर सकते हैं और दूसरा ट्यूब वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। इनसे भी जो पेशेंट रेडिएशन डोज होती है वो कम हो जाती है, बट यहाँ पर जो मेन इम्पैक्ट डालता है वो ट्यूब करंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंपोनेंट ऑफ एन अल्ट्रासाउंड सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड वेव्स एंड वाइस वर्सा? ऑप्शन ए ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी कीबोर्ड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्ट्रासाउंड सिस्टम में वो कौन सा कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है और उसको वापस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसड्यूसर। दोस्तों ट्रांसड्यूसर को प्रोब भी बोला जाता है जो कि अल्ट्रासाउंड में यूज़ किया जाता है और ये कई तरह का होता है जो कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को स्कैन करने में ये यूज़ किया जाता है। दोस्तों अल्ट्रासाउंड सिस्टम में वो ट्रांसड्यूसर ही होता है कंपोनेंट जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव में और वापस से साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको आगे भेजता है सिग्नल को, जो कि अल्ट्रासाउंड इमेज में क्रिएट होता है। तो इस तरह से जो अल्ट्रासाउंड इमेज होती है वो क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैथोड इन एन एक्सरे ट्यूब? ऑप्शन ए टू जनरेट एक्सरेज, ऑप्शन बी टू फिल्टर एक्सरेज, ऑप्शन सी टू कंट्रोल एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन डी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सरे ट्यूब में जो कैथोड होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन डी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों एक्स रे ट्यूब में जो कैथोड होता है इसका फंक्शन यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि सामने एनोड पर टारगेट करते हैं और बम्बारमेंट करते हैं, जिससे कि हमारी जो एक्सरेज होती हैं वो प्रोड्यूस होती है। तो जो कैथोड साइड होता है उसमें फिलामेंट होता है, जिसमें कि अगर हम जब हीट अप्लाई करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो सामने फिर बम्बारमेंट करते हैं एनोड पर, जिससे कि एक्सरे प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 22, विच टर्म रेफर्स टू द लॉस ऑफ अल्ट्रासाउंड एनर्जी एज इट पासेस थ्रू टिश्यूज़? ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी स्कैटरिंग। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस टर्म को क्या बोला जाता है जो कि अल्ट्रासाउंड एनर्जी को लूज़ हो जाती है जब वो टिश्यूज़ में से पास होती है। यानी कि अल्ट्रासाउंड जब वेव जो होती है वो अगर वो टिश्यूज़ में से पास होती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो लूज़ हो जाती है, तो उस टर्म को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन। दोस्तों जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें जो साउंड वेव्स होती है वो टिश्यूज़ में हमारी जब जाती है तो उसमें जो कुछ साउंड वेव्स होती हैं वो टिश्यूज़ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जिससे कि जो अल्ट्रासाउंड की जो एनर्जी होती है टोटल वो लॉस हो जाती है। तो इस लॉस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो कुछ साउंड वेव्स होती हैं वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं ट्रांसड्यूसर तक, जिससे कि हमारी अल्ट्रासाउंड इमेज क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 23, इन एन एक्सरे ट्यूब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोलीमीटर? ऑप्शन ए टू जनरेट एक्सरेज, ऑप्शन बी टू फिल्टर एक्सरेज, ऑप्शन सी टू लिमिट द एक्सरे बीम साइज एंड शेप, ऑप्शन डी टू कंट्रोल एक्सपोजर टाइम। दोस्तों यहाँ पूछा गया कि एक्सरे ट्यूब में कोलीमीटर का क्या फंक्शन होता है? तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टू लिमिट द एक्सरे बीम साइज एंड शेप। दोस्तों एक्सरे ट्यूब में जब आप एक्सरे करते हो तो उसमें कोलिमेशन का आप यूज़ करते हो, तो उसका फंक्शन यही होता है कि जो मेन एक्सरे बीम होती है उसके साइज और शेप को ये कंट्रोल करता है। यानी कि हमारी जितनी अनाटॉमी है, यानी कि हमें जितने पार्ट का एक्सरे लेना है सिर्फ उतने एरिया को हम कोलिमेट करते हैं और उतने का ही एक्सरे लेते हैं, जिससे कि जो पेशेंट डोज होती है वो कम हो जाती है और साथ साथ जो ऑपरेटर डोज होती है वो भी कम हो जाती है। क्योंकि हम कोलीमीटर का यूज़ नहीं करेंगे तो जो स्कैटर रेडिएशन है वो भी ज़्यादा होगी, जिससे कि पेशेंट को भी डोज लगेगी और जो ऑपरेटर है उसको भी डोज लगेगी। तो हमें हमेशा कोलीमीटर का यूज़ करना चाहिए, यानी कि जितना हमारा जो पार्ट में एक्सरे करना है, यानी कि हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ उसी पे फोकस करके हमें जो एक्सरे इमेज है वो लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज प्राइमरली responsible for breaking down carbohydrates in the small intestine? ऑप्शन ए amylase, ऑप्शन बी प्रोटीज, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी पैप्सिन। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकिंग डाउन करने में हेल्प करता है और उसके लिए जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं अमाइलेज, प्रोटीज, लाइपेज और पैप्सिन। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अमाइलेज। दोस्तों जो अमाइलेज एंजाइम होता है ये मेनली पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और वहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनको ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्सरेज इन एन एक्सरे ट्यूब? ऑप्शन ए द कैथोड, ऑप्शन बी द कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी द फिलामेंट, ऑप्शन डी द एनोड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सरे ट्यूब में एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एनोड। दोस्तों एक्सरे ट्यूब में दो पार्ट होते हैं, एनोड और कैथोड। जो कैथोड होता है उस टाइप में फिलामेंट होता है और जो एनोड साइड होता है उसमें टारगेट होता है, यानी कि जो टंगस्टन होता है वो होता है। ठीक है, इसमें से जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है वो एनोड साइड से होती है। जब हम कैथोड साइड को हीट देते हैं यानी कि करंट देते हैं तो उससे जो फिलामेंट होता है वो हीटअप हो जाता है, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सामने एनोड पर बम्बारमेंट करते हैं और उससे फिर एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है एनोड, यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करना और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।